आज हमारे साथ हैं दुष्यंत बुर्ले फ्रॉम आमची मुंबई. Dushan is one of the fastest rising stars in the MMA circuit and he has been making waves since 2017. He has been fighting in various top organizations. How are you doing today? कैसे हैं आप? मैं मस्त हुआ। सब बढ़िया चल रहा है। आपका कैसे चल रहा है? बिल्कुल मस्त चल रहा है. तो ये कोट इनफैक्ट हम लोग ने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा, आपके बायो में है. इट्स अ कोट बाय खबीब एंड उसमें बेसिकली इट सेज दैट आई डोंट फाइट फॉर मनी, आई फाइट फॉर माय लेगेसी, आई फाइट फॉर हिस्ट्री, आई फाइट फॉर माय पीपल. तो हमें ये जानना था कि आप इस कोट से कैसे रिलेट करते हैं और ये आपके फाइटिंग करियर में आपको किस प्रकार इंस्पायर करते हैं. कभी जो फाइट करते हैं उसकी फाइट स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले से उनके फाइट्स देखते आ रहा हूँ और वो कहते हैं कि वो फाइट्स पैसों के लिए नहीं करते, बस फैंस के लिए करते हैं। और मैं भी सोचता हूँ कि मैं उनको कॉपी करूँ और उनकी तरह ही मैं उनको कॉपी करूँ। हर चीज उनकी तरह ही मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह ही फॉलो करूँ। बहुत बढ़िया. तो आपके मतलब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जैसे कि मिलियंस ऑफ फैंस और फाइटर्स के लिए हैं ऑन दी अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ये इससे ये भी पता लगता है कि आपके बिलीव्स और आपकी खुद की वैल्यू सिस्टम क्या है, क्योंकि आप इस स्पोर्ट में प्रोफेशनली आप ये कर रहे हो फॉर द पीपल. अपने में जो मेरे भी घर वाले फैंस है जितने भी हैं उनके लिए फाइट करना मुझे मतलब जैसे मैं मतलब फाइट करता हूँ मुझे चेयर्स करते हैं, मुझे बोलते हैं कि गुड फाइट। जब जीत के आता हूँ तो कहते हैं कि गुड फाइट, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा है कि मैं पैसा क्या है, पैसा आज इंसान के पास आज है तो कल नहीं है। ऐसा ऐसा होता ही है, तो इसकी वजह से। बिल्कुल सही बोला आपने. तो दुष्यंत, शुरुआत करते हैं थोड़ा आपको जानने के बारे में. एंड वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड, इंस्पिरेशंस एंड आपकी स्टार्टिंग जर्नी एज अ फाइटर वो कैसे शुरू हुई. छोटा था तब रेसलिंग करना गाँव मतलब हम लोग मैं हम लोगों का कैसे रहता था कि हम लोग छोटे बचपन में मेरे घर वाले भाई, मेरे पापा लोग ऐसे मतलब कुश्ती खेलते थे तो मैं क्या करता था, मैं उनके साथ में भी मतलब चलो मैं भी करता हूँ उनके साथ में प्रैक्टिस करना, ये वो तब से मैं मतलब करता था कि चलो अच्छा. मिट्टी में खेलना है। तो फिर मेरा कुछ वहां से रेसलिंग वगैरह चालू हो गया। लेकिन फिर बाद में मैं मुंबई मतलब मेरे मम्मी पापा सब यहाँ पे मुंबई आ गए ना, तो फिर मैंने वो थोड़ा दिन ओके. छोड़ दिया। थोड़ा छोड़ा मतलब स्कूल पे ज्यादा कंसंट्रेशन, स्कूल पे ज्यादा मतलब घर वाले क्या बोलते हैं उसमें क्या रखा हुआ है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो क्या हुआ फिर पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर ज्यादा चले गए। फिर बाद में जब भी मैं गाँव जाता हूँ छुट्टी में जाता था ना, तो रेसलिंग अपनी चालू रहती थी वहां पर। कैसे घर मतलब दोस्त लोग मिलते थे तो हम लोग इकट्ठा है ना मट्टी में, गाँव में कैसे बड़े बड़े खेत रहते थे तो हम लोग फिर मट्टी में कुश्ती खेलना चालू हो जाता था। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ाई 10th के बाद फिर पढ़ाई के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। 12th में थोड़ा बोलते हैं ना वो थोड़ा मतलब डाइवर्ट हो गया था। तो इसकी वजह से मैं पढ़ाई पे भी बिल्कुल. ध्यान नहीं दे पा रहा था और घर घर पे भी ध्यान मतलब बोलते हैं ना वो किसी चीज में ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो इसकी वजह से फिर मैंने कम मार्क्स में ये हुआ मैं। फिर उसके बाद मैंने मर्चेंट हम्म. नेवी जॉइन मतलब थोड़े दिन ही जॉब कर पाया, थोड़े दिन ही। उसके बाद वो हम्म. कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रहता था। तो इसकी वजह से मुझे हम्म. बाहर जाना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने मतलब फील्ड जिसको छोड़ा था उसे ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन रेसलिंग नहीं कंटिन्यू करते। मैं यहाँ पे था ना तो मुझे एमएमए के बारे में पता चला। तो फिर मैंने हाँ. फाइट्स वगैरह देखा। तो फिर मैंने सर्च किया, गूगल पे सर्च किया तो मैंने फिट एंड फाइट क्लब सिऊल के बारे में मैंने सुना। फिर मैंने सिऊल क्लब सिऊल में आया, सिऊल में देखा कि यहाँ हम्म. पे अच्छे से एमएमए ट्रेनिंग हो रही है, सब अच्छे से हो रहा है। मैं देख मुझे मतलब वहां से मैं ज्यादा और एक्साइटेड हो गया। अच्छा. 2017 में ज्वाइन किया वहाँ पे। तो ज्वाइन किया वहां से फिर मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करते गया। अच्छा अच्छा लगने लगा मुझे, बहुत अच्छा ट्रेनिंग ट्रेनिंग वहां पे। संजून संजून सर आपको पता ही है, संजून पडवल। वो अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे थे सब मुझे, मतलब इतना अच्छा लग रहा हाँ था जी. ना कि फिर मैंने बोला कि अभी जो भी करना है वो यही करना है। फील्ड में आपको मजा आता है, जिस फील्ड में आपको अच्छा लग रहा है वही कंटिन्यू करो। तो फिर मैं कंटिन्यू करते गया। उसके बाद फिर मैंने पहला फाइट लिया। एफसीसी करके एक प्रमोशन था, तो वो अच्छा. प्रमोशन में पहला फाइट लिया मैंने। तो पहले फाइट में मैंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, लेकिन लास्ट में कैसे पहला फाइट था, एक्सपीरियंस नहीं था। परफॉर्मेंस तो अच्छा था बट थोड़ा पहले फाइट लॉस हो गया। फिर मैंने बोला चलो कोई हम्म. बात नहीं, एक पहली फाइट थी ना, लॉस हो गया कोई बात नहीं। फिर वहां से मैंने जो स्टार्ट किया वहां से एंड तक फिर मैं 3-4 साल अनडिफिटेड था। मतलब सब फाइट मैंने उशू फाइट हम्म. खेली,
उशू खेला, फिर मैंने बीजेजे, किक बॉक्सिंग, एमएमए, ऐसे हर हर स्टाइल में फाइट खेलने की कोशिश की मैंने। लेकिन मेरा ज्यादातर एमएमए पे ही फोकस था कि मुझे नहीं, बस कैसे एक्सपीरियंस के लिए केज में जाने से डरना, डर लगता। अभी अभी भी कैसे केज में हम लोग जब भी इंटर करते हैं तो कैसे लगता है, थोड़ा सा फील होता है, डर लगता है अंदर से। जैसे एक हाथ पंच लग जाता है आपको, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है, नहीं यार हो गया अभी, ऐसा। बिल्कुल। तो फिर कैसे वो डर निकालने के लिए मैं हर तरह के कंपटीशन है ना करते गया, अच्छा, अगर पैशन एक को बंदा फॉलो अपने करना। पैशन को फॉलो करता है तो उसको वो काम नहीं लगता, वट एवर ही इज डूइंग ही इज जस्ट इंजॉइंग इट इंटायरली, तो वो अपना हाँ 100% दे एक्चुअली। पाता है। और जो आपने एक और बात बोली कि आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके फादर के साथ में आपने कुश्ती वगैरह शुरू की, आई थिंक वो बेस आपको काफी हेल्प किया होगा जब आपने 2017 में फिट एंड फाइट क्लब ज्वाइन किया। वो अपने आप ही, मतलब कैसे है, मैं जब भी स्टार्टिंग करने जा रहा था तो अपने आप मेरे से रेसलिंग ही हो रही थी। मैं जब भी बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग करने जाऊँ ना कुछ, तो उतना ये नहीं होता था जितने मेरे से रेसलिंग होती थी, ऐसा है। शुरू में स्टार्टिंग में मैंने उशू करके फाइट है, वो स्टार्टिंग में पहला फाइट मैंने उशू का, बोलते हैं उशू किया मैंने, अच्छा। उशू में कर रहा था। कि डायरेक्ट एमएमए में जंप करने से पहले मुझे बताया गया कि थोड़ा किक बॉक्सिंग एक्सपीरियंस ले हाँ। लो। हम्म। तो उसमें में हम्म। कैसे बॉक्स किक बॉक्सिंग और रेसलिंग चलती है, तो मैंने हम्म। वो स्टाइल से ये किया। उशू में फाइट किया, उशू में हम्म। मैं स्टेट लेवल कंप्लीट किया, मैंने नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट हुआ, नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट हुआ, वैसे ही मेरा एमएमए फाइट आया। मुझे एमएमए फाइट हम्म। यहाँ पे नेशनल्स थे, आईएचएफएफ के। तो वहां पे मुझे नेशनल्स कंप्लीट करने थे, क्योंकि मुझे ज्यादातर उशू में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे अच्छा। हम्म। इसमें इंटरेस्ट था। तो मैंने उशू नेशनल्स कैंसिल कर दिए और फिर मैं यहाँ पे सेम डेट पे थे, तो इसकी वजह अच्छा। से मैंने उशू उशू नेशनल्स कैंसिल कर दिए और मैंने एमएमए कर दी थी। एमएमए नेशनल्स कंप्लीट की, 2018 की बात है। तो ये हमको बताइए कि फैमिली का सपोर्ट एक फाइटर के लिए बहुत अहम होता है। ये किस प्रकार आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट करी और ये कैसे इवॉल्व हुआ है? एक्चुअली मेरे पापा का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरी माँ का बहुत प्रॉब्लम। मेरी मेरी मम्मी के माँ का कैसे सीन था कि मारा मारी क्यों कर रहे हो, मारा मारी से क्या मिलता है, हाँ। अच्छे से जॉब करो, कोई तो अच्छी अच्छी जॉब करो। लेकिन पापा का हाँ। कैसे था, बे बेटा शेर है तू शेर। वो तो उनका उनके बेटे को लग रही है तो। हम देख रहे हैं कि काफी चीजें उभर के आ रही हैं मिक्स मार्शल आर्ट सीन में इंडिया में। पिछले कुछ सालों में क्या ग्रोथ देखी है इस सीन में? पिछले बहुत, मतलब देख रहा हूँ कि अभी आजकल बहुत से अच्छे अच्छे प्रमोशंस इंडिया में प्रमोट हो रहे हैं, और बाहर बाहर कंट्रीज में बाहर कंट्रीज में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छे अच्छे फाइट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट, मतलब जितने भी एमेच्योर फाइटर्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वहां पे। वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूएफसी, राइट। बेलाटोर। अपना बेलाटोर, ये इनके जो है ना प्रमोटर्स वहां पे आते हैं फाइट्स देखने के लिए। जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ वहां पे ये प्रमोटर्स वहां पे बैठे रहते हैं कि कौन अच्छा फाइट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐसे देखा हुआ है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी अभी के लिए है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडियन एमएमए के लिए। अभी इंडियन एमएमए 2 3 4 साल में है ना, इंडिया बहुत ऊपर लेवल तक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ड वर्किंग भी हैं हम इंडियंस। सो आई थिंक वी विल कम ऑन टॉप। सो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और था इसी के ऊपर, दुष्यंत, आपने खुद बहुत सारे प्रमोशंस में फाइट किया है। बिदांग फाइटिंग चैंपियनशिप, अंडरग्राउंड फाइट नाइट, हीरो अंडरग्राउंड, हीरो फाइट नाइट। सो एज अ फाइटर आप ये टूर्नामेंट्स में जाने का कैसे डिसाइड करते हैं? मेरे कोच वो सभी मैनेज करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो जो भी फाइटर उसका अच्छा रिकॉर्ड रहेगा, तो जो इंडिया में एमेच्योर लेवल पे अच्छा खेला हुआ है, प्रो लेवल पे अच्छा खेला हुआ है, तो उसके साथ फिर फाइट्स हम लोग, मेरा और उसका मैच हो रहा है कि हाँ दोनों का स्कोर सेम है, तो फिर उसके साथ हम लोग फाइट्स करते हैं, तो फिर उनके से उसके साथ ले सकते हैं ऐसा। और जो मुझे टैग दे सकता है, जिसको मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको टैग दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कोच मेरे सोचते हैं कि वो तुझे पुश कर सकते, तो दे सकते हैं आई थिंक ऐसे जब फाइटर। भी हमें कुछ लर्न करना होता है, हमें अपने कंफर्ट जोन से हल्का सा बाहर हाँ जाना पड़ता है। एक्चुअली अदरवाइज जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है, अगर कुछ सीखना है तो हल्का सा आगे आगे बढ़ना बढ़ना पड़ता पड़ता है। हाँ, वो आई थिंक लेवल ऑफ कंपटीशन पे इतना डिपेंड करता है ना। और आपको ये भी देखना है कि हर एक आप टूर्नामेंट या जो प्रमोशन में फाइट करते हो आप एक लेवल ऊपर लेके जा है। रहे हाँ हो उसको, क्योंकि मतलब बढ़ोतरी आपकी ग्रोथ वहीं से आएगी। यही तो, कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना कि मैंने लास्ट टाइम मेरा फाइट्स हुआ था
ये लास्ट टाइम एमएफएन में हुआ। एमएफएन से पहले मेरा फाइट हुआ थाईलैंड थाईलैंड चैंपियनशिप में। तो वहां पे कैसे था, विल चोक हम्म। करके, आपको पता है, एक्स यूएफसी फाइटर था वो। तो उसके साथ मेरा फाइट था, क्योंकि सब मुझे लग रहा था कि वही टफ है। तो लेकिन वहां पे क्या किया उसने, जैसे हम लोग गए इंटर किए वहां पे, तो उसने क्या बोला मुझे, वेट तेरा 84 है, उसका वेट था 80 to 83 वेट था उसका। कि बोला मेरा प्रमोशन है अच्छा। और मुझे टाइम नहीं है वेट कट करने के लिए, और मैं यहाँ से वेट कट करके अपना प्रॉपर सेट होके गया था। तो ये मतलब कभी कभी अपने लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत डिसीजन भी होते हैं। जहाँ पे मैंने नहीं करना चाहिए था हम्म। फाइट, वहां पे मैंने फाइट की, सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। यहाँ से जाने के बाद अभी थाईलैंड गए हम लोग, फिर वहां पे कैसे ना बोलेंगे, अभी आए फाइट करने के लिए आएंगे, बिना फाइट करते कैसे आएंगे। हर एक ऐसे गलत डिसीजन आपको एक लर्निंग दे देता है, लर्निंग, तो आप अगली वो बार वो नहीं अगली बार करेंगे। नहीं नहीं, अगली बार मैं कभी भी हम्म। फाइट्स का, अगर फाइटर का 100 ग्राम भी ऊपर होगा ना, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं भाई तू कट कर ले, मैं एक्चुअली बंद करूंगा मैं। यस। अ, थोड़ा सा और हमारे ऑडियंस को आप बताएंगे ये मुंबई और महाराष्ट्र के एमेच्योर एमएमए सीन के बारे में, और ये की यहाँ पे दिग्गज जो पर्सनालिटीज हैं एमएमए के मुंबई महाराष्ट्र के, ये कौन है? हम जैसे चैतन्य गावले को जानते हैं, तो ऐसे और कौन है यहाँ पे इस रीजन से? और ये मुंबई महाराष्ट्र का एमएमए सीन के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली मुंबई में वैसे बोला जाए तो दो है। एक चैतन्य सर हम्म। का, और एक विकी सर। हाँ। इवोल्यूशन, आपको पता ही होगा विकी सर का इवोल्यूशन। हाँ। और एक फिट एंड फाइट क्लब, ये तीन तो फिलहाल टॉप पे है। आपको भी पता ही है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि आज आप किसी को कोच भी कर रहे थे, तो क्या आर यू इन्वॉल्व इन दैट एज वेल? हाँ, तो मैं पीटीज लेता हूँ कि कैसे, पता है अभी आपको भी पता है, हर फाइटर अपना लाइफ लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, तो उसका डाइट देखना होता है, उसका न्यूट्रिशन डाइट सभी चीजें देखनी होती है, तो कैसे मैनेज करें। अभी कैसे बड़े बड़े प्रमोशंस में फाइट्स, तो मुझे आपको भी पता होगा मेरा, मुझे एमएफएन में गया मैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वहां पे जीतने के बाद भी उन लोगों ने मुझे रीजन दिया कि तुम्हारे लेवल के फाइटर्स नहीं थे, तो एक्चुअली मेरे लेवल्स के फाइटर्स नहीं थे, तो मैं उसमें मेरी गलती क्या है? बराबर है ना। सही उसमें बात। मैं आपके यहाँ पे फाइट करने के लिए आया था, उसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो आपके भरोसे आया था ना, आप मुझे हाँ। कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो मैं फाइट करूंगा। वो बोले आपके लेवल का कोई फाइटर नहीं था, मुझे आप में परफॉर्मेंस देखने। मैं बोला एक काम करो, आप मुझे एक आधा आपकी इसमें फाइट्स दे दो, और देखो मेरा परफॉर्मेंस आपको हम्म। अच्छा लगा तो कॉन्ट्रैक्ट दे देना, नहीं तो नहीं। वैसे भी वो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा कैसे हुआ, वेइंग स्केल पे उन्होंने कहा कि आपका वेट 1 केजी, मेरा वेट ज्यादा आया था, तो उन्होंने बोला अभी पता नहीं, मैं तो यहाँ से निकला था तो 77 प्रॉपर था, लेकिन वहां पे गए तो 1 किलो ज्यादा हो गया। अभी मुझे वो आइडिया नहीं है कि वेट मेरा कैसे बढ़ गया। तो लेकिन तभी भी मैंने बोला चलो ठीक है, हम्म। तभी भी मैंने ज्यादा वेट में फाइट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके, मेरा वेट नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा फाइट कैंसिल किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बल्कि हम्म। ज्यादा वेट कहते, उसके आगे वाले वेट कहते, मेरे से हेवी लोगों के साथ फाइट्स करने बोला, तो मैंने उनके साथ फाइट किया। ऐसा नहीं कि मैंने फाइट नहीं किया, और ऐसा कुछ नहीं, फाइट हम्म। करके भी और उसमें विनर रहा मैं, और उसमें उन्होंने मुझे तभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो अभी देखो ऐसा होता है, इंडियन फाइटरों के साथ एक्चुअली स्ट्रगल यही होती है कि उनको इनकम, हम्म। स्पोर्ट्समैन, हर इंडिया का स्पोर्ट्समैन होता है जो नॉर्मल लेवल पे जब स्टार्ट करता है ना, उसको इनकम प्रॉब्लम होती है। तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि अब तुम सिखाना भी ये चालू कर दो, उसके बाद आपको इनकम भी अच्छा मिलेगा उससे, आपका मेरे कैसे, मतलब फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ रहा है अभी। मैं घर में कैसे हम्म। देखना भी पड़ता है, घर वालों को भी, मम्मी पापा भी, अभी उनकी भी एज हो चुकी है, तो उनको भी थोड़ा हेल्प करना, और अपना मेरा भी न्यूट्रिशन, मेरा भी डाइट सब देखना। तो इसकी वजह से मैं साइड क्लासेस भी लेता हूँ, अपना क्लासेस लेना, पीटीज लेना चालू रहता है मेरा। फाइनेंसेस किसी भी हम फील्ड में हो, वो एक तरीके से हल्के से मैनेज करना जरूरी है, तभी हम फ्री माइंड से होके अपने पैशन को भी फॉलो फॉलो कर कर सकते सकते हैं हैं। हाँ। अगर वो नहीं होगा तो पैसे में, अगर हम लोगों को इनकम अगर नहीं होगा, तो हम लोग वो इनकम हम्म। पैसा कमाने के चक्कर में अपने करियर को छोड़ देंगे। ऐसा सी करियर को नहीं छोड़ना है तो अपने इसी में ही कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ता है मुझे। ऐसा है, तो ये मुझे रास्ता मिल गया बिल्कुल। कोचिंग का, तो मैं अभी यही से कंटिन्यू कर। हम्म। सो आपने अभी एमएफएन के बारे में जिक्र किया है, तो आप उसके बारे में हल्का सा और बताएंगे, आपकी कितनी फाइट्स हुई, कहाँ पे आपने ये फाइट्स करी? हैदराबाद में था, और मेरी 2 फाइट्स हुई। तो फर्स्ट फाइट हुई तो मुंबई का था, और सेकंड गुजरात का था वो।
मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है उनका। तो मुंबई के साथ हम्म। था, तो मैं उनका कैसे वो एक पहला मुंबई का था, वो शायद से किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड का था, और वो एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। बट कैसे हुआ, मैंने उसको मतलब ग्राउंड पे लिया और 1 मिनट हार्डली 1 मिनट 30 सेकंड में खत्म कर दिया। और सेकंड फाइट भी सेम वैसे ही 1 मिनट 30 सेकंड तक ही खत्म। तो हम्म। उन्होंने बोला तुम्हारा मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस देख नहीं पाया हम लोग। तो अभी मैं बोला आप अच्छा। टफ फाइटर अच्छा। लेके आते कोई, आप ढूंढ के लाओ टफ फाइटर, तो परफॉर्मेंस देखो। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहेंगी। हाँ, अभी आई है ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी, तो मुझे अभी कजाकिस्तान से 4 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अरे अरे अमेजिंग। विपुल भाई, एक और चीज हम जानना चाहते थे, मतलब हमने आपके फाइटिंग बैकग्राउंड और फाउंडेशन के बारे में फर्स्ट सेगमेंट में सीखा थोड़ा। आपने बोला आपने वुशु में ट्रेन किया इनिशियली एंड देन आपने बीजेजे और किक हाँ, बॉक्सिंग भी सीखी। बट आपके हिसाब से एक आइडियल एमएमए फाइटर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फाइटिंग बैकग्राउंड जैसे आपका अलग था, ये फाइटिंग बैकग्राउंड क्या होना चाहिए एक आइडियल एमएमए फाइटर का? इंडियन एमएमए फाइटर का ऐसा कोई ये नहीं है कि उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। हर जिसमें देखो कैसे होता है, जो ज्यादा मेहनत करता है मेहनत का फल उसको मिलता ही है। हर कोई, अब अगर मैं किक बॉक्सर हूँ, अगर मैं एमएमए में जाता हूँ, मैं किक बॉक्सर एमएमए एमएमए कर रहा हूँ और मैं एमएमए में अपने कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, जी। तो मैं अपने स्टाइल में भी मार सकता हूँ। अभी आप बड़े बड़े यूएफसी में आप देख रहे हो कितने तो किक बॉक्सर्स है जो हाँ। बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेसलर्स ग्रैपलर्स को नॉकआउट्स कर देते। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसका बैकग्राउंड जी। यही होना चाहिए ऐसा। लेकिन स्ट्रांग पार्ट रहता है कि मैंने मतलब सब कहते हैं कि स्ट्रांग पार्ट रहता है, रेसलर्स लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मतलब ये रहता है, बेनिफिट रहता है उनको। लेकिन बेनिफिट रहता है रेसलर्स हम्म। लोगों को, आपको ऑब्वियसली पता ही है, ग्राउंड पे ज्यादा उनको बेनिफिट रहता है। उनको भी डिफेंड करने वाले किक बॉक्सर अच्छे अच्छे किक बॉक्सर होते ही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो ज्यादा फाइटर्स। मेहनत करता है वही प्रॉपर ये करता है। आपके टॉप 3 फेवरेट फाइटर्स कौन है? यूएफसी के फर्स्ट, मेरा मेरा फर्स्ट फेवरेट फाइटर आपको पता ही है, खबीब। यस। तभी। सेकंड यस। सेकंड सेकंड बोला एंडरसन सिल्वा। आपको हम्म। लेजेंड, वो बहुत या लेजेंड, बहुत लेजेंड। बाकी तो बिल्कुल। जो उनका विन स्ट्रीक था आई थिंक 16 फाइट्स का, आई थिंक एक तो वो रिकॉर्ड है। एंड जिस टाइम पे वो फाइट वो लड़ रहे थे ही वाज हाँ, ट्रूली अनटचेबल। एंड शो बोटिंग, फेंट्स, जो भी बोलो आप, उनके ही वाज डूइंग काउंटर्स एवरीथिंग। सुपर थे, सुपर काउंटर्स। आप कभी भी देख लो उनके अमेजिंग। फाइट्स, आप उनके अमेजिंग। काउंटर्स देखोगे ना, सुपर। और उसके बाद तो फिर यूएफसी में हम्म। थर्ड तो मैं इतना ये नहीं है, बट ये मेरे दो फेवरेट फाइटर्स अंडरस्टैंड। दोनों काफी अलग अलग बैकग्राउंड से आपने बोले। खबीब इज अ वेरी ग्राउंड हैवी गेम, हैं। एंडरसन सिल्वा इज स्ट्राइकिंग गेम उनका ज्यादा एडवांस्ड है। हम लोग ने थोड़ा अभी ग्लोबल एमएमए के बारे में थोड़ा सा बात करा ना, यूएफसी के आपके फेवरेट फाइटर्स। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने इंडियन फाइटर्स की थोड़ी स्ट्रगल्स के बारे में बताया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए एज अ कंट्री, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंडियन फाइटर्स को हम ये यूएफसी या वन एफसी या बेलाटोर के नजर में लाएं कि हम भी वो स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज करें और हमारे भी फाइटर्स इंटरनेशनल लेवल तक कैसे जाएं। आपके मुताबिक वो दो तीन चीजें क्या हो सकती हैं जिससे हमें ये फायदा हो? एक्चुअली ऐसे बताया जाए ना तो मैं बता मतलब मेरा कहना है कि जो भी जितने भी बड़े प्रमोशंस है उनको अगर इंडियन फाइटर चाहिए तो इंडिया में उन्होंने आके एक कंपटीशन लेना चाहिए। जैसे हम लोग लेते हैं ना, हम लोग कैसे यहाँ पे IHFF, IMFF, गामा जैसे ये प्रमोशंस फाइट्स करवा रहे, वैसे ही उन लोगों ने इनके अंडर मतलब किसी भी फाइटर्स को मतलब बोलते हैं ना सेलेक्ट करना है, तो उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन लेना चाहिए कि हाँ ये इंडिया, मुझे अभी इंडिया का फाइटर चाहिए तो मुझे उसका परफॉर्मेंस देखना है, सब देखना है, तो उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन लेके फिर यहाँ से जो भी अच्छे फाइटर्स है उनको लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने किया अपना MFN वालों ने कि उनकी जैसे उनके पहचान वाले जो रिलेटेड है, कोई जीता हारा कोई मतलब नहीं, जो
उनके रिलेटेड है उनको ही ले लिया उन्होंने, वैसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे फाइटर्स को वो खुद आके देख के उन्होंने लेने चाहिए फाइटर्स को। ऐसा मतलब बाकी फाइटर्स आप देख रहे हो इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स हर जगह पे आपको पता ही है, हर स्पोर्ट्स में ऐसा हम्म, स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स नहीं चलता हो, तो वो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए इसमें। बिल्कुल। एक्चुअली स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स खत्म हाँ, हो एक जाएगा ना गौरव, उस दिन इंडिया इंडिया मैं बता रहा हूँ ना आपको, इंडिया के बहुत से फाइटर्स टॉप लेवल पे जाएंगे, ये बस पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। नहीं जी, बहुत इम्पोर्टेंट थॉट वहाँ पे आपका, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि ये खाली एमएमए में प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में इंडिया में ये दिक्कत है। और ये जो आपने पॉइंट बोला ना कि ये इंडियन टैलेंट को उभरते हुए देखना, ये फॉरेन ये प्रमोशंस को मे बी वो एक छोटा सा टूर्नामेंट करा सकते हैं डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, ताकि वो खुद लोकल टैलेंट को सैंपल कर पाए और फिर एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल अनबायस्ड अप्रोच से वो टैलेंट को रिक्रूट कर सके अपने प्रमोशंस में। तो शायद ये हो सकता है फ्यूचर, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन बिहाफ ऑफ टीम पंचतारा आल्सो। आई थिंक मे बी 3 to 5 years या उससे पहले होपफुली वी विल सी दैट हैपनिंग, ये फिंगर्स क्रॉस्ड ऑलरेडी लाइक यू सेड। देख रहे हैं ना, ये या रोड टू यूएफसी जो हो रहा है, दैट इज बिल्कुल, वन स्टेप। या एब्सोल्युटली। सो ग्रेट दुष्यंत भाई, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। आपसे मिलके बहुत मजा आया और आपसे जरूर हम आगे भी मिलते रहेंगे, कनेक्ट में रहेंगे। तो आप हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज बता देंगे कि अगर आपसे कनेक्ट करना हो सोशल मीडिया पे तो वो कैसे करें? मेरी जो आईडी है दुष्यंत बुर्ले, मैंने एक्चुअली मेरे आईडी में मैंने ज्यादातर ऐसा रखा कि बॉक्सिंग के रिलेटेड या मैं ज्यादा एक्टिव, मुझे एक्चुअली टाइम ना होने की वजह से मैं इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो ये मेरा मेन प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि अभी मैं बड़े प्रमोशन में फाइट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहूँ इंस्टा पे। तो मेरा आईडी दुष्यंत बुर्ले है, तो उसी से ही कनेक्ट कर सकते बहुत बढ़िया। और दुष्यंत भाई, जाने से पहले आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए हमारे साथ इंटरेक्ट करके टीम पंचतारा के बारे में। ये आपको पता है हमारा विजन क्या है? हमारा विजन एक है, आप लेके जा रहे हैं इंडियन एमएमए को अलग लेवल तक, और हम टीम पंचतारा पे ये इंडियन एमएमए और इंडियन एमएमए फाइटर्स के ऊपर स्पॉटलाइट डाल रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिए हमारे साथ इंटरेक्ट करते हुए। बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंडिया के कई जो एमएमए फाइटर्स है जिनको मौका नहीं मिल रहा है, वो आप शायद से आपकी वजह से ना उनके पास पहुंच जाए और आप मौका मिले हो। ये आपने बहुत सही अच्छा ये किया। थैंक यू सो मच। मैं तो आपके लिए आपका थैंक यू कि आपने ऐसे। थैंक यू भाई, बहुत बड़ा दिल है आपका। और अपने इंडिया में Thank you. थैंक यू। फाइटर्स है, जो बहुत सारे फाइटर्स हैं इंडिया में, उनको मौका नहीं मिल रहा है। आप इस प्लेटफॉर्म की वजह से आप 100% सर। और ये हमारा ये इनिशिएटिव, ये हमारा विजन, ये हमारा सपना कायम रहेगा आप जैसे फाइटर्स से इंटरेक्ट करके। मतलब हमें भी इतनी सीख और इंस्पिरेशन मिली है ये 40 मिनट कॉन्वर्सेशन में। ठीक है दुष्यंत भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन, एंड फिर से मिलते हैं आपसे।